अरे, ये क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा अब आगे किस राह पर बढ़े। हम तो रास्ता भटक कर किसी सघन जंगल के बीच आ निकले हैं। मुझे तो बेहद तेज प्यास सता रही है। देखो, सामने तो एक सरोवर भी नजर आ रहा है। चलो कुछ जल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों साथ साथ उस सरोवर के निकट पहुंचते हैं और जैसे ही वे प्यास बुझाने हेतु हाथ जल में डालते हैं, तभी उनकी हथेलियों में ढेरों सुनहरे चांदी के सिक्के आ जाते हैं। अरे ये क्या? हमारे हाथों में इतना बेशकीमती खजाना! ये तो वाकई अद्भुत हो गया है। अब तो हमारी तंगहाली के दिन समाप्त हो गए हैं। अब तो हम दौलत के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम व्यर्थ ही दूसरे गांव में जाकर काम तलाशते फिरते थे। अब तुरंत ही इसी में से सारा खजाना निकालकर अपनी झोली में समेट लेते हैं। दोनों खजाना बटोरकर अपनी झोलियों में भरने लगते हैं। तभी अचानक वो सारा खजाना गायब हो जाता है और उनके हाथ झुलस जाते हैं। ये क्या? मेरा हाथ तो जल गया। हमें मरना नहीं है। तभी अचानक सरोवर से एक तीव्र प्रकाश फैलता है और एक नीलाभ कमल सरोवर के ठीक मध्य में प्रकट हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख हो तुम लोग, फंस गए ना मेरे जाल में। अब तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। तुम कौन हो? और एक कमल कैसे बोल सकता है? जरूर कोई मायावी रहस्य है। हमें मुक्त कर दो, हमें छोड़ दो, हमसे भूल हो गई। मेरा रहस्य सुलझाना तुम्हारे बस का रोग नहीं। अब तुम्हारी मृत्यु यही निश्चित है, क्योंकि मेरा शापित जल अब भी तुम दोनों की त्वचा में समाया हुआ है। तुम दोनों अब बच नहीं पाओगे। वो कमल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी विराज और विपुल दोनों अपने आप सरोवर के निकट खिंचने लगते हैं। ये क्या? मैं सरोवर के भीतर क्यों खिंचा जा रहा हूँ? मैं खुद को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। दोनों कुछ नहीं कर पाते और सरोवर उन्हें अपने भीतर समा लेता है और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। ये घटना है 6 महीने पहले की, जब विजय नाम का एक मछुआरा जाल लेकर उसी सरोवर के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। हे ऊपर वाले, आज तो दया कर दे। आज जाल में कम से कम कुछ मछलियां तो फंसी जाएं। अगर आज भी मेरे जाल में कुछ नहीं आया तो अपनी युवा बहन का विवाह कैसे संभाल पाऊंगा? कुछ तो कृपा करना, हे ऊपर वाले। इतना कहकर विजय अपना जाल खींचता है, पर उसमें एक भी मछली नहीं फंसती। मैं और मेरी टूटी किस्मत, हम दोनों कभी साथ नहीं देने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? इस तरह तो मैं अपनी बहन का विवाह सही समय पर नहीं कर पाऊंगा। वो जमींदार का लड़का जो पहले से ही मेरी बहन पर बुरी नजर रखता है, वो कुछ अनर्थ कर बैठेगा। नहीं, इस मछली पकड़ने से तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। एक उपाय करता हूँ, महाराज जी के पास चलता हूँ, वे जरूर कोई सहारा देंगे। विजय महाराज जी के महल की ओर चल पड़ता है और जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचता है, तभी महाराज जी की बेटी किरण एक वृक्ष के ओट से उसे देख लेती है। ये कितना सुंदर है। इतना मनमोहक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ये मुझे जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। किरण विजय के पास पहुंचती है। विजय, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हें पहली ही नजर में देखकर मेरा हृदय तुम पर आसक्त हो गया है। तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। आप कौन है? आप तो किसी उच्च कुल की कन्या लगती है। हाँ, मैं महाराज जी की बेटी किरण हूँ और मेरा हृदय तुम पर आ गया है। तुम मुझे स्वीकार कर लो। नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। मैं एक साधारण मछुआरा हूँ और आप एक राजकुमारी। हम दोनों में दूरी बहुत है। मैं आपके प्रेम में पड़कर अपना और अपनी बहन का जीवन दांव पर नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, हम दोनों का मिलन किसी भी रूप में संभव नहीं है। तुम सोच समझ कर देखो। तुम एक राजकुमारी को अस्वीकार कर रहे हो। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं एक राजकुमारी को अपने हृदय में स्थान दूं, ये भी बहुत बड़ी कीमत है। मैं ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर विजय आगे बढ़ जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे अस्वीकार कर दिया। अब देखना,
मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ महाराज से सहायता मांगने आए हो। अब देखो मैं तुम्हारी मदद कैसे करती हूँ। महाराज की सबसे अनमोल वस्तु की चोरी का आरोप मैं तुम पर लगाऊंगी। किरण चुपचाप महाराज के कक्ष में जाती है और वहां से उनके मुकुट का मानिक निकालकर विजय के पास आ जाती है। आप यहाँ क्यों आई हैं राजकुमारी? आप यहाँ से चली जाइए। मैं महाराज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ विनती करनी है। आपके प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे विवाह की बात करने नहीं आई हूँ। बस सोचा कि तुम दिल के कितने सच्चे हो। तुम्हारा मुख एक बार फिर देखने का मन हुआ, इसलिए चली आई। किरण विजय के और करीब आती है और उसे गले से लगा लेती है। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? चली जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? आप चली जाइए। ठीक उसी समय किरण उसकी जेब में वो मानिक डाल देती है। गलत मत समझना, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहों में भरने का मन हुआ इसलिए लगा लिया और कुछ नहीं। अब तुम जाओ, महाराज भी महल में आने ही वाले होंगे। विजय वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हे ईश्वर, पता नहीं राजकुमारी को क्या हो गया है। वो मेरे आसपास इस तरह क्यों मंडराती रहती है। मेरा तो मन भी बैठा जा रहा है। पर जो भी हो, मुझे महाराज से अवश्य बात करनी है। विजय सभागार में पहुँचता है। ठीक तभी महाराज आ जाते हैं। तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? महाराज, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरे जाल में कभी पर्याप्त मछलियाँ नहीं फंसती और मेरी एक युवा बहन है। उसे ढंग का भोजन भी नहीं दे पाता। अगर कुछ धन मिल जाता तो मैं अपनी बहन का एक अच्छे घर में विवाह कर देता। ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या मैंने यहाँ कोई दानशाला चला रखी है? मैं तेरी बहन की सहायता करूंगा। चला जा यहाँ से। तू दिखने में भी एक भिखारी जैसा लग रहा है। महाराज, भगवान के नाम पर मुझ पर दया कीजिए। मेरी बहन युवा है, उसका एक सभ्य घर में विवाह करना है। आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अरे जा, तुझ जैसे भिखारी तो हमारे राज्य में ढेरों हैं। अगर मैं तुम जैसे हर किसी की व्यर्थ मदद करता रहा तो एक दिन खुद ही भिखारी बन जाऊंगा। चला जा यहाँ से। तभी किरण महल में प्रवेश करती है। महाराज, मुझे तो यह व्यक्ति अविश्वसनीय लग रहा है। इसके चेहरे पर ही संदेह की छाया है। आप इसकी तलाशी करवाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे महल के अंदर बिना इजाजत घूम रहे थे? सेवको, इसकी तलाशी लो। महाराज, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। आप मुझ पर दया कीजिए। नहीं, तुम जैसे लोग तो महल में चोरी के इरादे से ही आते हैं। सेवको, इसकी तलाशी करो। सेवक विजय की तलाशी करते हैं और उसकी जेब से वही बहुमूल्य मानिक निकलता है। ये क्या? मेरी जेब में ये अनमोल मानिक कैसे आया? महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया है। मैंने नहीं चुराया महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा सबसे अनमोल मानिक जो मेरे मुकुट में जड़ा रहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में आकर मेरी इस निधि की चोरी करने की? सेवको, इसे पकड़ो और मार मार कर इसकी हड्डियां चूर कर दो। महाराज, कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ये नहीं चुराया। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। विजय रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। सेवकों ने उसे निर्ममता से पीटना शुरू किया। लगातार पिटाई होती रही, जिससे विजय बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इसे उठाकर महल से बाहर फेंक दो और आगे कभी हमारे महल के आसपास भी भटकना मत, नहीं तो अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा। सेवक विजय को महल से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी किरण विजय के पास आती है और उससे कहती है, मैंने कहा था ना, मुझे अस्वीकार करने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखो मैंने तुम्हारी क्या दुर्गति करवा दी। सेवको, इसे ले जाओ। सेवक विजय को महल के बाहर फेंक देते हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। फिर वो मानिक मेरी जेब में कैसे आया? हाँ, याद आया। राजकुमारी ने मुझे गले लगाया था। शायद उन्हीं ने चुपके से वो मानिक मेरी जेब में डाल दिया होगा और ये चोरी का आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया गया। अब मैं क्या करूं? शाम भी ढलने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। वो घर की ओर चल देता है। विजय घर लौटता है। तभी उसकी बहन सुधा वहां आती है और देखते ही व्याकुल हो जाती है। भैया भैया, क्या हुआ?
आप इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गए और आपके शरीर पर इतने सारे घाव भी हैं? कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही मछली पकड़ने गया था, गिर गया था, इसीलिए कुछ घाव हो गए हैं। ठीक हो जाऊंगा। भैया, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये गिरने के निशान नहीं लगते। ऐसा तो लग रहा है जैसे किसी ने आपको बेरहमी से पीटा हो। भैया बताइए ना, किसने आपको मारा? मैं उसे बख्शूंगी नहीं। अरे बहन, तू व्यर्थ में बेचैन हो रही है, जाकर सो जा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना है। जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी, जा। सुधा चली जाती है। तभी विजय की नजर सुधा के पैबंद लगे वस्त्रों पर पड़ती है। मैं कैसा नाकारा भाई हूँ, अपनी बहन को पैबंद लगे कपड़ों में रख रहा हूँ। अगर किसी की नजर पड़ गई तो क्या कहेगा? अब कुछ भी हो जाए, मैं कल फिर मछली पकड़ने जाऊंगा। शायद इस बार ईश्वर दया कर दे। दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में किरण बेचैन होकर अपने कक्ष में टहल रही थी। तभी महाराज आ जाते हैं। क्या हुआ किरण, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जो मेरी पुत्री को भीतर ही भीतर खाए जा रही है? मुझे बताओ बेटी। महाराज, वो मछुआरा विजय सुबह महल आया था। मैंने उसे पहली दृष्टि में ही देखा और मेरा हृदय उस पर आ गया। मैंने उसे अपनी भावनाएं बताईं तो उसने मुझे अस्वीकार कर दिया और अपमानित करके चला गया। यही बात मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। एक साधारण मछुआरे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी पुत्री को नकारने की जुर्रत की। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेवकों, जाओ और कल सुबह उसकी बहन को उठाकर जंगल के किनारे वाले सरोवर के पास ले आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं कि मेरा प्रतिशोध लेने के लिए उसकी बहन को ही शिकार बना लिया। हाँ, क्यों नहीं? आखिर तुम हमारी शहजादी हो। किसी ने हमारी शहजादी का हृदय तोड़ दिया। मैं उसे बिना सजा दिए कैसे रह सकता हूँ? अब तुम चिंता मुक्त होकर सो जाओ। कल प्रभात को सरोवर के तट पर तुम जो चाहो करना, फिर देखना कैसे बदला लेते हैं हम उस मछुआरे से। हाँ पिताजी, क्यों नहीं? उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि उसने किसके दिल को ठेस पहुंचाई है, इस राज्य की राजकुमारी को। फिर अगली सुबह विजय काम के लिए तैयार हो जाता है और जाल लेकर तैयार खड़ा रहता है। सुधा से कहता है, सुधा, मैं सरोवर में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी भैया, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और आप भी? आप तो अभी जख्मी हैं। जल्दी घर आ जाना, मैं आपके लिए हल्दी का लेप बना कर रखूंगी। हाँ मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों नहीं आऊंगा। जिसकी चिंता करने के लिए इतनी स्नेही बहन हो, वो आदमी घर से दूर कैसे रह सकता है। मैं जरूर लौट आऊंगा। विजय सरोवर के किनारे की ओर चल देता है। वो तालाब किनारे पहुंचता है और जाल डालकर बैठ जाता है। ऐसे ही एक पहर बीत जाता है और जैसे ही वो जाल खींचता है, ये क्या, दोपहर से बैठा हो, पर मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। ऐसे तो लगता नहीं कि आज कुछ हाथ लगेगा। राजा ने तो मेरी सहायता करने से ही इनकार कर दिया और ऊपर से मेरी बहन पुराने वस्त्र पहनती है। मैं उसे ढंग के कपड़े भी नहीं दिला पा रहा। मैं जाकर कहीं मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए और अपनी बहन को अच्छे कपड़े दिला सकूं। हाँ, यही सही रहेगा। नहीं तो इन मछलियों के पीछे से तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इतना सोचकर विजय सरोवर के किनारे ही अपना जाल छोड़कर नए काम की खोज में निकल पड़ता है। वहीं जंगल की दूसरी दिशा से राजा और राजकुमारी सरोवर के समीप आते हैं। पिताजी, इतना समय बीत गया, फिर भी सेवक उसकी बहन को लेकर क्यों नहीं आए? चिंता मत करो, वे आ ही रहे होंगे। तुम व्याकुल मत हो। तभी सेवक सुधा को लेकर सरोवर के समीप आ जाते हैं। महाराज, राजकुमारी, आपने हमें क्यों उठाया है और यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे जाने दीजिए। अगर मेरे भैया को पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। तुम्हारा भाई एक साधारण मछुआरा है और उस मछुआरे ने मेरी बेटी को अस्वीकार करने की जुर्रत कैसे की? अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था,
पर उसने मुझे नकार दिया। अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये आप कैसी बात कर रही हैं? राजकुमारी, आप तो एक राजकुमारी हैं और मेरा भाई एक मछुआरा। इन दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है। तो फिर मेरा भाई ये रिश्ता कैसे स्वीकार कर लेता? मुझे वे सब तर्क नहीं चाहिए। बस इतना जानती हूँ कि उसने मेरा हृदय तोड़ा है। उससे मैं बदला लेना चाहती हूँ, ताकि उसे भी एहसास हो कि एक राजकुमारी को ठेस पहुँचाने की क्या सजा होती है। तुम्हें जो उचित लगे राजकुमारी, तुम इसके साथ कर सकती हो। पिताजी, मैं इसे जान से मार देना चाहती हूँ। ऐसा मत कीजिए राजकुमारी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई बिखर जाएगा। वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसा मत कीजिए। मैं यही तो चाहती हूँ, वो भी तड़पे जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है। किरण अपनी तलवार निकालती है और सुधा को मार देती है और उसे सरोवर में धकेल देती है। पिताजी, अब जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब जब उस मछुआरे को पता चलेगा कि उसकी बहन नहीं रही, तो वो तड़प तड़प कर रह जाएगा, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। चलो ठीक है पुत्री, अब हम महल की ओर चलते हैं। देखो, संध्या होने वाली है, हमें महल पहुंच जाना चाहिए। दोनों चले जाते हैं। तुरंत ही सरोवर का जल नीलाभ हो जाता है और एक विचित्र सी आभा फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर शाम को थक कर विजय झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाता है। अरे सुधा, मुझे एक प्याला जल दे दो बहन। बहुत तेज प्यास लगी है। मैं जानता हूँ आज भी मैं पैसे कमा कर नहीं ला पाया, पर क्या करूँ, मेहनत करता हूँ फिर भी फल नहीं मिलता। पानी दे दो बहन। पर घर के भीतर से कोई उत्तर नहीं आता। ये क्या हो गया? वो घर से बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ है? आखिर उसकी तबीयत तो ठीक ही होगी। विजय घर में जाता है और देखता है कि सुधा नहीं है। ये क्या, घर में सुधा नहीं है और घर पूरा सुनसान है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सुधा कहाँ जा सकती है? विजय पड़ोसिन लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी चाची, आपने मेरी बहन को देखा है? वो घर पे नहीं है, रात हो गई है और शाम के समय वो कभी घर से बाहर नहीं जाती। तू अपनी बहन का विवाह नहीं करा रहा था, इसलिए शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। अब तू भी ढूंढना छोड़ दे और अपने लिए भी कोई कन्या ढूंढ कर विवाह कर ले, समझा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत भली है, आप उस पर कोई दाग मत लगाइए। पूरा गांव जानता है कि तेरी बहन की उम्र 23 साल की हो गई है और आए दिन किसी न किसी पुरुष से बातें करती रहती थी। अब तू भी उसे ढूंढना छोड़ दे। कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ मेरी बहन इतनी नीच नहीं है। जरूर उसके साथ कुछ अनहुआ हुआ है जो मुझे नहीं पता, पर मैं इस बात का पता करके रहूंगा कि आखिर मेरी बहन कहाँ है और किस हाल में है। विजय अपनी बहन को ढूंढता रहता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर सुधा का कुछ अता पता नहीं चलता। 3-4 दिन हो गए, मेरी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चली गई है। अब क्या करूं? भूख से तो बुरा हाल है, मछली पकड़कर ही गुजारा करना पड़ेगा। इस पापी पेट को लेकर बैठा भी नहीं जाता। अब उसी सरोवर में नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे जलाशय पर चला जाऊंगा। शायद उस जलाशय के किनारे मुझे खूब सारी मछलियां मिल जाएं। विजय जंगल की दूसरी दिशा में स्थित जलाशय पर जाता है। अरे, ये जलाशय तो बिल्कुल भिन्न है। इसका जल भी इतना नीलाभ है, लगता है इसमें खूब सारी मछलियां होंगी। अब मैं ढेरों मछलियां पकड़ लूंगा। विजय जाल डालता है और जाल में एक खजाना फंसती है। ये क्या? ये तो मछलियों की जगह खजाना फूस रहा है मेरे जाल में। पर मुझे खजाना नहीं चाहिए, मछलियाँ चाहिए। विजय खजाना जलाशय में फेंक देता है, फिर जलाशय में जाल डालता है, लेकिन जाल में फिर खजाना फंसता है। क्या हो रहा है? मेरे जाल में तो बार बार खजाना ही क्यों फंस रहा है, जबकि मुझे तो खजाने की नहीं मछलियों की दरकार है। मुझे तो बस मछलियाँ चाहिए, मुझे अपनी मेहनत की कमाई खानी है। तभी जलाशय के मध्य से एक नीलाभ कमल प्रकट होता है और उससे एक स्वर गूंजता है। ये खजाना स्वीकार कर लो, ये तुम्हें धनवान बना देगा। तुम्हें गरीबी की जिंदगी नहीं काटनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत मुफलिस हो और हर एक पैसे के मोहताज हो। ले लो, तुम्हें गांव में हर कोई धनपति कहेगा।
नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। यही धन के पीछे ही मैंने महल जाकर सहायता मांगी थी, पर यही धन सब कुछ बिगाड़ गया। मेरी बहन मुझसे छिन गई, मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। गांव वाले मेरी बहन को दागदार कह रहे हैं। अब मैं ये धन नहीं लूंगा। मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाऊंगा वही स्वीकार करूंगा। विजय अपना सारा खजाना जलाशय में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और थका मांदा घर आकर सो जाता है। तभी आधी रात को उसके स्वप्न में जलाशय की वाणी गूंजती है। विजय, तुम आ जाओ। तुमने वो धन क्यों अस्वीकार किया? उस पर तुम्हारा हक है। तुम वो धन ले जाओ, वो सब तुम्हारा है। तभी विजय की नींद खुल जाती है। ये क्या? जलाशय की आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही है, जबकि मैं लोभी भी नहीं हूँ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो है जो मुझे वहाँ खींच रहा है। सुबह की धूप छप्पर पर पड़ती है। विजय बैठा रहता है। तभी विकास आता है। क्या हुआ विजय? कई दिनों से तू ईद का चांद हो गया, दिखाई भी नहीं देता। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, मेरी बहन कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से एक नई मुसीबत भी आ गई है। क्या नई मुसीबत? कल मैं जलाशय पर गया था और वहाँ मेरे जाल में 2 बार खजाना फंसा था, पर मैंने खजाना नहीं लिया। फिर रात को सपने में वही खजाना दिखा। खजाना? तू बेवकूफ है क्या विजय? खजाना भी भला कोई छोड़कर आता है? खजाने की वजह से ही तुम्हारे घर में ये हाल हुआ है। तुम्हें तो वो धन ले ही लेना चाहिए। बिना मेहनत के जो कुछ भी मिलता है वो विनाश लाता है। उसके पीछे कोई रहस्य होगा, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। विजय वहां से चला जाता है। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुझे तो वो खजाना चाहिए ही। तभी विकास घने जंगल की ओर चल पड़ता है। और जलाशय के समीप पहुंच जाता है। ये जलाशय बिल्कुल नीला है और अजीब सा लग रहा है। जल्दी से हाथ डालकर खजाना निकाल लो। विकास हाथ डालता है और खजाना फंसता है। ये तो सचमुच खजाना है। विजय सही था। अब मैं सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। मैं इस जलाशय का सारा खजाना निकाल लूंगा। विकास दोनों हाथ जलाशय में डालता है। तभी जलाशय में नीलाभ कमल खिलता है। ये क्या? ये कमल पहले यहाँ नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मेरी हथेलियों में जलन हो रही है। हे ईश्वर क्या करूं? तभी तीव्र प्रकाश फैलता है और विकास को जलाशय अपने भीतर खींचने लगता है। विकास चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर थोड़ी ही देर में विकास जलाशय में कहीं गायब हो गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह विजय घर से निकलता है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, कहीं मेहनत का 2 पैसे भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक उपाय करता हूं, विकास के साथ दूसरे राज्य चला जाता हूं काम ढूंढने। पर ये विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कल सांझ से मेरे पास एक बार भी नहीं आया है। विजय पूरे गांव में विकास को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। ये क्या? मैंने हर जगह देख लिया पर विकास कहीं नहीं है। लगता है वो कहीं लोभ में जलाशय के पास तो नहीं चला गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं उस जलाशय ने विकास के साथ कुछ अनहुआ तो नहीं कर दिया होगा। मैंने तो उसे सच बताया था। मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए। विजय जलाशय के पास पहुंचता है। हे मायावी जलाशय, मेरा मित्र कहाँ है? सच सच बता दो, मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया था। वो जरूर तुम्हारे पास आया होगा। तुमने कुछ किया तो नहीं मेरे मित्र के साथ? सच बताओ, बताओ मेरा मित्र कहाँ है? फिर नीलाभ कमल खिलता है और एक युवती के रोने की आवाज आती है। ये क्या? ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, मानो मेरा ही कोई रो रहा हो। बताओ कौन रो रहा है और इसका रहस्य क्या है? मुझे जानना है। बताओ
कौन हो तुम? नीलाभ कमल से युवती की आवाज उभरती है। अगर तुम मेरा रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें महल जाना होगा। मैं तुम्हें इससे आगे कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें महल जाना ही होगा। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा। एक बार गया था तो मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। मैं महल नहीं जाना चाहता। जो भी सच्चाई है तुम खुद बता दो। चाहे मर्जी से जाओ या न जाओ, पर इसी से तुम रहस्य जान पाओगे। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं महल अवश्य जाऊंगा। ये आवाज मेरे अपने किसी की याद दिला रही है। विजय दौड़ते हुए महल की ओर जाता है। महाराज बताइए, मेरी बहन कहाँ है? सीधा सच्चा बताइए। मेरी बहन कई दिनों से गायब है। मैं हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ और उस नीले जलाशय ने ही मुझे यहाँ भेजा है। बताइए, कहाँ है मेरी बहन? क्या किया है आप लोगों ने मेरी बहन के साथ? मैंने राजकुमारी को नकार दिया है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सको। तभी राजा उठ कर आते हैं और विजय के पैर पकड़ लेते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मुझ पर दया करो। मैंने जो किया वो गलत था, उसे मैं कबूल करता हूँ। पर जब तुमने मेरी राजकुमारी को नकारा था, उसी क्षण सैनिकों के जरिए तुम्हारी बहन को उठवाकर जलाशय के पास ले जाकर उसे मारकर जलाशय में फेंक दिया था राजकुमारी ने। ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने मेरी बहन को मार डाला? आप लोग इतने कठोर हृदय कैसे हो सकते हैं? मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर दिया? मेरी दुनिया में कोई नहीं था सिवाय मेरी बहन के। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा महाराज। आपने मेरी बहन के साथ बहुत अन्याय किया है। मेरी बहन, तू क्यों चली गई? इन पापियों ने तुझे बेरहमी से मार डाला। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मेरी और मेरी बेटी की गलती का दंड मेरी बेटी को मिल चुका है। देखो, ये मेरी बेटी अब मिट्टी की एक मूर्ति बन गई है। बस इसकी आंखों से अश्रु बहते हैं, पर ये बोल नहीं पाती। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे क्षमा करो। बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। ये मिट्टी की मूर्ति में घुट घुट कर जी रही है। जब तक तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये कभी इंसान नहीं बन सकती। मैं तड़प रहा हूँ। ये मेरी इकलौती बेटी है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं बहुत बड़ा पाप कर चुका हूँ, पर तुम बहुत भले इंसान हो। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मुझे पता है आपने बहुत भयानक अपराध किया है, पर मैं इतना कठोर हृदय भी नहीं हूँ कि किसी की पीड़ा देखकर निर्विकार रह जाऊं। मैं तुम्हारी बेटी को पुनः ठीक करूंगा। तुम सच में बहुत महान हो विजय। मुझे महान बनने की जरूरत नहीं है। बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा जिससे आपकी पुत्री ठीक हो जाए? तुम्हें उस जलाशय में कूदना होगा और तुम्हारी बहन की आत्मा को मुक्त करना होगा, क्योंकि मैंने एक संत से पूछा था तो उन्होंने यही उपाय बताया। ठीक है, तो मैं उस जलाशय में अवश्य कूदूंगा। लेकिन एक शर्त है। अब क्या शर्त बाकी है, बताइए। वो जलाशय शापित हो चुका है। तुम्हारी बहन का रक्त गिरते ही जलाशय शापित हो गया था, तो तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मेरी बहन चली गई तो वैसे भी जीकर क्या करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। इतना कहकर विजय वहां से निकल पड़ता है। और जलाशय के समीप पहुंचता है। मैं तुम्हारा रहस्य जान गया हूँ और तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन हो। मैं तुम्हें मुक्त करके ही रहूंगा। तभी नीलाभ कमल से रोने की ध्वनि आती है। रो मत बहन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विजय जलाशय में कूद जाता है। जैसे ही वो जलाशय के भीतर जाता है तो देखता है कि एक पिंजरे में सुधा की आत्मा कैद है। भैया, आप आ गए मुझे बचाने? आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। मैं कैसा भाई हूँ कि अपना राखी का फर्ज भी नहीं निभा पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो बहन, पर मैं तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा। विजय पिंजरा खोल देता है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ भैया कि आपको मेरी सच्चाई पता चल गई और मैं अब शांति से इस धरती से विदा हो सकती हूँ। लेकिन मैंने 3 लोगों की हत्या कर दी जो लालच में यहाँ आए थे इस जलाशय में। आप उनकी आत्मा को भी मुक्त कर दो। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वे कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर आपको तीनों की आत्मा मिल जाएगी। विजय आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूर जाकर देखता है तो विकास और दीपक तीनों की आत्माएं कैद थीं। मेरे दोस्त, तू आ गया। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। मुझे मुक्त कर दो। मुझे क्षमा कर दो। मुझे लोभ नहीं करना चाहिए था। विजय फूट फूट कर रोता है। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था लोभ मत करना, वरना एक दिन ये लोभ
तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। देखा, आज तुम हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त। हम सब ने लोभ किया। देखो विराज, और दीपक भी हमारे ही गांव के हैं। सभी लोभ में पड़ गए थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। हमें ये सबक मिल गया कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए। लोभ का फल हमेशा भयानक होता है। विजय रोते हुए पिंजरे का द्वार खोल देता है, जिससे तीनों की आत्मा निकलती है और विजय भी जलाशय से बाहर आता है और देखता है कि जलाशय फिर साधारण जल में बदल गया है। लगता है सभी आत्माओं के मुक्त होने से जलाशय का संपूर्ण शाप समाप्त हो गया है। तभी राजकुमारी और राजा वहां आ जाते हैं और विजय के पैर पकड़ लेते हैं। विजय, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत अन्याय किया। मैं लज्जित हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा राजकुमारी। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इंसान होने के नाते ठीक किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया या तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब चली जाओ यहाँ से। सच में विजय, तुम बहुत महान हो। मैं और मेरी बेटी ने तुम्हें कितना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। हमें एक अवसर दो, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। महाराज, अगर आपको सेवा करनी है तो आप अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान समझकर उनकी सेवा कीजिए। आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। मैंने बस यही चाहा था कि मेरी बहन का अच्छे घर में विवाह हो और उसे सुखी जीवन मिले। अगर आपने मुझे उस दिन थोड़ा भी सहारा दिया होता तो आज मेरी बहन की ये दशा नहीं होती। अगर आप भलाई ही करना चाहते हैं तो अपनी प्रजा को अपनी औलाद समझकर हर किसी की सहायता करिए। बस यही मेरी और मेरी बहन की अंतिम इच्छा है। इतना कहकर विजय रोता हुआ वहां से चला जाता है और बाकी की जिंदगी अपनी बहन की स्मृतियों में बिताता है। वही राजा और राजकुमारी ने खुद ही अपने आत्मसम्मान की हत्या कर ली थी। अब जीने का कोई मतलब भी उनके पास नहीं बचा था। आखिर किसी की जान लेकर कोई सच्ची खुशी पा सकता है?